बायोमोलिक्यूल 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 यानी कि काफ़ी दिनों से काफ़ी लोग कह रहे थे कि सर एक बार आप बायोमोलिक्यूल की भी वीडियो बनाओ ताकि बायोमोलिक्यूल हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाए। और वास्तव में बेटा ये जो चैप्टर है ये केमिस्ट्री में और बायोलॉजी दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यानी कि इस चैप्टर से केमिस्ट्री में और बायोलॉजी के अंदर दोनों में ही क्वेश्चन आते हैं। और ये चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए बनता है कि इस चैप्टर के कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से नीट के अंदर क्वेश्चन आना फिक्स होता है। जैसे कि हम बात करें एंजाइम्स बात करें, पिछली बार भी नीट के एग्ज़ाम में लगभग 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं और ज़्यादातर पोर्शन है वो एंजाइम से आता है। तो कई बार ऐसा भी है कि एंजाइम से पहले का जो पोर्शन है वहाँ से भी क्वेश्चन हैं वो आए हैं। लेकिन खैर क्वेश्चन से कहीं से भी आए, किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, यानी कि नीट 2026 की बात कर लें, 2027 की बात कर लें, यानी कि यही चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो बच्चों हम इस चैप्टर का इस तरह से डिज़ाइन बनाए हैं कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। हमने पर्याप्त मात्रा में इस चैप्टर में डायग्राम्स इंक्लूड किए हैं जो कि आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। आप लोगों को ये करना है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं लेना है, यानी खेल ही खेल में इस चैप्टर को सीखना है। उसके लिए आप लोगों को डेली लगभग 20 से 25 मिनट ही हर दिन आपको इसका एक टॉपिक है उसको कवर करना है और उस टॉपिक को एनसीईआरटी से पढ़ना है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप लोग बायोलॉजी की एनसीईआरटी उठाकर सेम टॉपिक को रिवाइज करोगे, देन लाइन टू लाइन सारी की सारी एनसीईआरटी की बातें हैं जो कि हमारे यहाँ पे सॉल्व हो जानी है। देन आप लोग इस चैप्टर का जो भी एक टॉपिक पढ़ो तो उस चैप्टर का उस टॉपिक को ऐसे पढ़ना है, एनसीईआरटी से भी उसको पढ़ना है ताकि वो पूरी तरह से कवर हो जाए। और लास्ट में फिर हम इसके जो क्वेश्चन और आंसर है उनके बारे में बात करेंगे और ये जो चैप्टर है इसको अच्छे से हम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो के बाद, ये वीडियो आप देखेंगे उसके बाद आप लोगों के इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने इसको इसी पैटर्न से तैयार किया है कि आप लोगों के समझ में ये बिल्कुल पूरी तरीके से आ जाए। तो खैर शुरू करते हैं चैप्टर बच्चों। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बायोमोलिक्यूल की। तो बायोमोलिक्यूल क्या है? अब आप देख रहे हैं इतने टाइप के ये जो मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या हैं? बायोमोलिक्यूल हैं। यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि किसी लिविंग के अंदर पाए जाते हैं, लिविंग थिंग्स के अंदर जो पाए जाते हैं, वो सारे के सारे बायोमोलिक्यूल ही होते हैं। अब हम बात करें कि ये जो बायोमोलिक्यूल है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हर एक लाइन, और हमें हर एक लाइन का अर्थ है वो पता होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले वाले पोर्शन में हम इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। हम लोग ये बात भी कवर करेंगे कि दो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम बायोमोलिक्यूल की स्टडी कर सकते हैं। यानी हम पहले लेक्चर में इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। अब सीधी सी बात है कि भैया हम धरती पर रहते हैं और इस धरती के अंदर जो सब चीज़ें हैं वही चीज़ें हमें यहाँ पर मिली है, यानी कि हमारी बॉडी को मिली है। यानी हम कहते हैं कि हमारा शरीर मिट्टी का है और आखिर में मिट्टी के अंदर ही मिल जाना है। तो बात क्या है? मतलब इसी धरती से हमने सब कुछ लिया और इसी धरती को हमने सब कुछ वापस दिया। तो ये पंच तत्वों का बना हुआ शरीर है और ये सारा का सारा शरीर पंच तत्वों में ही विलीन हो जाना है। तो बच्चों सबसे पहले कहता है कि आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर लीजिए और वो सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेम तरह की एलिमेंट और कंपाउंड से बने हुए होते हैं। बात समझ में आई? यानी वही हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आपको मेरे शरीर के अंदर मिलेंगे, वही आपको अपने खुद के शरीर में मिलेंगे,
और वही एलिमेंट्स हैं वो आपको प्लांट्स में मिलेंगे या फिर दूसरे वही किसी बैक्टीरिया में मिलेंगे, फंगस में मिलेंगे, यानी सबके अंदर सेम तरह के बायोमोलिक्यूल है वो बेसिकली पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो कंपाउंड हैं और एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, एनालिसिस ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू और ए माइक्रोबायल पेस्ट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक प्लांट टिश्यू का, एक एनिमल टिश्यू का बोल दें या फिर एक माइक्रोबायल पेस्ट की हम लोग स्टडी करते हैं। मतलब कि एक प्लांट का जो टिश्यू है उसको बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स या कंपाउंड चाहिए, या फिर एक एनिमल टिश्यू को बनाने के लिए या फिर किसी माइक्रोबायल जो पार्टिकल्स हैं या एनिमल्स जो हैं या फिर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो चाहिए, वो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले कहते हैं कि हमने एक लिस्ट प्राप्त की एलिमेंट्स की जिसमें हमें मिलता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर पर यूनिट मास ऑफ कंटेंट इन लिविंग टिश्यू। ये क्या होता है, वेरी होता है। मतलब एक बात याद रखनी है कि भैया सब चीज़ें जो है वो लिविंग टिश्यू के अंदर क्या होती है, वेरी होती है। मतलब कि हो सकता है कि मेरे अंदर कार्बन थोड़ा सा ज़्यादा हो और हो सकता है कि किसी दूसरे जानवर के अंदर या किसी प्लांट के अंदर कार्बन थोड़ा कम हो सकता है कि उनमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ज़्यादा और हो सकता है कि मेरे अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो क्या है, ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे कह रहा है, पर खैर यहाँ पर जो बात कर रहा है वो कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की कर रहा है। तो पर यूनिट मास हम यदि इन तीन एलिमेंट्स को हम लोग देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि इनकी जो मात्रा होती है वो सबके अंदर क्या होती है बताओ, अलग अलग होती है। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, ऑल द एलिमेंट्स इन सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। यानी सबसे पहले ये कहता है कि यदि हम एनालाइज करते हैं तो हो सकता है कि कोई एलिमेंट मेरे अंदर कम हो और हो सकता है कि वही एलिमेंट किसी दूसरे टिश्यू के अंदर ज़्यादा हो सकता है कि वो प्लांट में कम हो सकता है कि वो किसी फंगस के अंदर ज़्यादा हो सकता है कि किसी माइक्रोबायल पेस्ट के अंदर वो कम हो। मतलब ये मिलेंगे तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एलिमेंट तो सबके शरीर में यही मिलेंगे, लेकिन बात क्या है, इनकी मात्रा सब में क्या होती है, अलग अलग होती है। अब चलो हम लोग बात छोड़ देते हैं इनकी, हम लोग बात कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं अर्थ क्रस्ट के साथ जो कि नॉन लिविंग है। तो ये कहता है कि यदि हम लोग अर्थ क्रस्ट की यदि बात करें तो जो हमारे अंदर एलिमेंट्स होते हैं वही एलिमेंट्स हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं बताओ, अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि ऑल द एलिमेंट इन सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। अब सीधी सी बात है, हम धरती पे पल बढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर वही चीज़ होगी जो हमारी धरती की क्रस्ट के अंदर हो। अगला पॉइंट यहाँ पर है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हायर इन सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। यानी ये यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया कार्बन और हाइड्रोजन इनको यदि बात करें तो ये क्या होते हैं, लिविंग टिश्यू के अंदर क्या होते हैं, हायर होते हैं देन सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट। यानी ये दो एलिमेंट है ऐसे। आप यदि लिविंग टिश्यू की बात करेंगे, जैसे मान लो कि मैंने किसी प्लांट को लिया और प्लांट के अंदर मैंने एनालाइज किया, एनालाइज यदि मैं करूँगा तो मेरे को क्या होगा कि जो कार्बन और हाइड्रोजन प्लांट के अंदर एनालाइज करने पे मेरे को ज़्यादा मिलेंगे और वही दो चीज़ें धरती की जो क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट है, उनके अंदर कम मिलेगी। अब यदि हम बात करें केमिकल एनालिसिस की तो भैया सबसे ज़ोरदार चीज़ ये है कि हम कैसे पता करें कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या लिविंग टिश्यू के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स, कंपाउंड ये सब कुछ होते हैं, तो हम कैसे देखें, तो इनका केमिकल एनालिसिस कैसे करें। तो सबसे पहली बात यहाँ पर बताइए कि सबसे पहले टेक एनी लिविंग टिश्यू, वेजिटेबल और पीस ऑफ लीवर। तो ये सबसे पहली बात हमें कहता है कि सबसे पहले हम एक लीवर का टुकड़ा ले लेते हैं या कोई वेजिटेबल का टुकड़ा ले लेते हैं, तो इसको हम लोग सबसे पहले लेते हैं। जैसे यहाँ से हमने क्या किया, लीवर का एक टुकड़ा निकाल के इसके अंदर हमने डाल दिया। दूसरा पॉइंट ये यहाँ पर कह रहा है
इसको हमें क्या करना है, ग्राइंड करना है। मोटर पेसल की हेल्प से इसके अंदर इसे क्या करना है, हमें ग्राइंड करना है। तो हम यदि जानना चाहते हैं कि मान लो कि किसी एनिमल में या प्लांट में कौन कौन से उनके अंदर कंपाउंड है, एलिमेंट्स हैं, तो हमें क्या करना है, उसका, जैसे एनिमल का हम स्टडी कर रहे हैं, तो एनिमल के लीवर का एक छोटा सा टुकड़ा लो, उस टुकड़े को हमें इसके अंदर इस तरह से डाल देना है, और फिर क्या करना है, इसके अंदर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डालना है, और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाल के हमें इसके अंदर क्या कर देना है, इसे ग्राइंड कर देना है। यानी हमें इसके अंदर क्या करना है, कूट देना है ना। जैसे आप लोग चटनी बनाते हो घर पे, आप उसको क्या कर दोगे, अच्छे से इसको ग्राइंड कर दोगे। अब कह रहा है कि इससे हमें एक क्या मिलेगा, थिक स्लरी हमें मिलेगा यहाँ पे, यानी कि एक पेस्ट मिलेगा, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा हमें यहाँ पे। अब इसे क्या करना है, स्ट्रेन थ्रू चीज क्लॉथ या कॉटन एंड ऑब्टेन 2 फ्रैक्शंस। अब हमें क्या करना है, इसको छानना है। यानी अब क्या हुआ, यहाँ पे हमें एक थिक स्लरी इसके मिला, यानी इसको हमने पीसा इसके अंदर, तो हमें यहाँ पर ये कुछ मिला, यहाँ पे स्लरी मिला, और इसे हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको छानना है। अब यदि इसको छानेंगे तो हमें 2 तरह के फ्रैक्शंस हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। फ्रैक्शंस का मतलब होता है 2 तरह के अंश है वो हमें यहाँ पर मिलेंगे। सबसे पहला जो कि छन के नीचे आ गया, जो कि एसिड सोल्यूबल है, एसिड के साथ में पिस कर नीचे आ गया, और दूसरा हमें वो मिलेगा जो इसके अंदर पिसा नहीं, जो ऊपर ही यहाँ पर रह गया। तो इसको जो कपड़ा है हमारा, इस कपड़े के ऊपर, कॉटन के ऊपर ही ये यहाँ पर रह गया। जो कॉटन के ऊपर रहा इसे हम कहेंगे रिटेंटेट, या फिर इसे हम बोल सकते हैं एसिड इनसोल्यूबल पूल, और जो छन के नीचे आ गया उसे हम कहेंगे फिल्ट्रेट या फिर एसिड सोल्यूबल पूल। अब हम स्टडी तो दोनों की करेंगे, जो छन के नीचे आ गया उसकी भी स्टडी करेंगे और ऊपर आ गया उसकी भी स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर ध्यान देंगे सबसे पहले एसिड सोल्यूबल पूल के ऊपर। तो इस पूल में कहा गया है कि थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट। इसके अंदर जो भी चीज़ें थी, इसके अंदर जो एसिड के अंदर घुल सकती थी, वो चीज़ें यहाँ पे छन के नीचे आ गई, जिसके अंदर बहुत सारे जो कंपाउंड है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। कहता है कि एक्सट्रैक्ट टू वेरियस सेपरेशन टेक्निक्स आइसोलेट एंड प्यूरिफाइज। यानी फिर क्या करेंगे, इसके अंदर जो चीज़ें छन के आई है उनको हम क्या करेंगे, जैसे क्रोमेटोग्राफी या किसी भी अलग टेक्निक से हम इनको छानेंगे, या इनको हम क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। बात समझे? यानी ये जो छन के नीचे आ गया, इसे हम लोग अलग अलग जो सेपरेशन की तकनीक है उनसे हम लोग क्या करेंगे, इनको सेपरेट करेंगे। यानी जैसे कि हम यहाँ पे काम में क्या ले रहे हैं, क्रोमेटोग्राफी काम में ले रहे हैं। और उसके बाद हम इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के, यानी इसके अंदर जो अलग अलग हमें पट्टियाँ मिल जाएगी, ये जो सारे के सारे जो केमिकल है वो सेपरेट हो जाएंगे। अब सेपरेट केमिकल का हम क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे। क्या पता कर लेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता कर लेंगे, और इसकी जो स्ट्रक्चर है इस कंपाउंड की, वो स्ट्रक्चर क्या है, यानी कौन सा कंपाउंड है, हम इसकी जांच कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से एक बात समझ सकते हो कि आपके पास यहाँ पर 2 चीज़ें आई, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि हमें यहाँ पर क्या क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि हमें क्या करना है, हमें एक बर्तन लेना है। ठीक है, हमें लेना है एक बर्तन, और मान लीजिए इस बर्तन के अंदर हमारे पास क्या आ गया, लीवर का एक टुकड़ा। ये लीवर का एक टुकड़ा आया, इस लीवर के टुकड़े को इस बर्तन के अंदर हमें डाल देना है। और फिर मान लो इसके अंदर हमें क्या डालना है, कल्पना करो कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है, तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डालूंगा, और ये एसिटिक एसिड डाल के और इसको मैं क्या करूँगा, पीसूँगा, है ना। इसे क्या करना है, ग्राइंड करना है। तो इसको बिल्कुल जैसे चटनी बनाते हो वैसे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कूट दिया। अब कूटने के बाद यहाँ पर क्या मिला, हमें एक पेस्ट मिला। अब ये जो हमारे पास पेस्ट मिला है इसे क्या करना है, कॉटन के, अब ये जो भी मिला हमारे पास है ना, लिक्विड जो भी मिला, इसको हमें क्या करना है, इस थिक स्लरी को, यानी इस गाढ़े पेस्ट को हमें क्या करना है, इसको छानना है। अब छानने के लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास मान लो एक बीकर हो गया, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक कपड़ा लगाएंगे। इस तरह से हमने कपड़ा लगाया, और कपड़ा लगाकर हम इसको क्या कर देंगे,
इसको छान देंगे। छानने का मतलब हमने इसके ऊपर ये इसमें डाल दिया, ठीक है। अब जो चीज़ें एसिड के अंदर घुल गई थी वो चीज़ें छन के नीचे आ गई, लेकिन जो एसिड के अंदर नहीं घुलती, ऑब्वियस सी बात है वो बड़े बड़े पार्टिकल होंगे या पॉलीमर होंगे बेसिकली, तो वो सारे के सारे कहाँ पर रह गए थे? ऊपर। अब मैं सीधा सीधा कहूँ कि भैया मेरे को दो चीज़ें यहाँ पे मिल गई। ऊपर जो मिला वो रिटर्नटेट है या एसिड इनसोल्यूबल पूल है, और जो नीचे मिला है वो क्या है? एसिड सोल्यूबल पूल है, ठीक है। अब इसको तो हम बाद में देखेंगे, जो छना नहीं उसको तो हम देखेंगे बाद में। हम पहले उसे देखेंगे जो छन के आ गया। अब सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या क्या है? इसके अंदर क्या है? थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें कौन सा कंपाउंड है मुझे कैसे पता चलेगा? ये तो मिक्सचर है पूरा कंपाउंड का। अब इन्हें अलग अलग, जैसे क्रोमेटोग्राफी होता है या कोई और टेक्निक्स होती है, उन टेक्निक्स के हेल्प से मेरे को क्या करना पड़ेगा? इनको अलग अलग सेपरेट करना पड़ेगा। और भी कोई सारी टेक्निक हो सकती है। अब मैं मान लो इसको सेपरेट करता हूँ, मान लो इसमें क्रोमेटोग्राफी करूँगा, तो ये कॉलम है और इसके अंदर मैंने इस पूरे मटेरियल को डाल दिया, और पूरा का पूरा मटेरियल है, उसमें अलग अलग पट्टियाँ यहाँ पे बन गई। भाई इस कॉलम में क्या होता है? कोई ना कोई चीज़ भरी हुई रहती है। अब जो भी मैंने इसके ऊपर जो पेस्ट डाला पूरा पूरा जो छन के नीचे आ गया था, फिल्ट्रेट मैंने डाला, वो नीचे आगे बढ़ेगा। छोटे मॉलिक्यूल नीचे मिलेंगे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल वाले जो कंपाउंड है वो मुझे मिलेंगे ऊपर की ओर। अब मेरे को अलग अलग पट्टियाँ मिलेगी। अब इन पट्टियों से मैं क्या करूँगा? इसमें से जो कंपाउंड है उसको निकालूंगा, फिर मैं इसकी स्ट्रक्चर पता कर लूँगा, इसका फॉर्मूला पता कर लूँगा, दूसरे पट्टी में क्या मिला पता कर लूँगा, तीसरी में क्या मिला पता कर लूँगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? एक प्लांट या एनिमल के अंदर मिलने वाले अलग अलग जो कंपाउंड्स हैं उनका पता लगा सकते हैं, ठीक है। एनालिसिस करने का सबसे पहला तरीका हम लोगों ने देख लिया है, और अब हम दूसरा तरीका देखेंगे, जिससे हम लोग किसी भी वेजिटेबल या फिर हम किसी भी एनिमल के पार्ट का हम क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ये दूसरा तरीका बच्चों। पर इसमें हमारी खास बात यह है कि हम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को देखेंगे। यहाँ पर सब चीज़ों के डायग्राम यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है भैया? हम कोई भी या तो किसी एनिमल टिश्यू को ले लेंगे या फिर किसी प्लांट के टिश्यू को ले लेंगे, उसके पार्ट को, छोटे से पीस को ले लेंगे, और उसके बाद हम इसको तोलेंगे और देखेंगे कि इसका भैया भार कितना है। बात समझ में आ गई? तो बच्चों कहते हैं कि वेट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, यानी छोटा सा टुकड़ा लेके उसका वेट देखेंगे। इनमें वेजिटेबल या फिर लिविंग या लीवर का कोई टुकड़ा हो सकता है, नॉन एज वेट वेट, यानी कि हम सबसे पहले इसका वेट वेट है वो पता करेंगे, यानी इसके गीले टुकड़े का भार कितना है। मान लीजिए, दोबारा से मान लीजिए कि मेरे पास, मान लीजिए कि ये क्या है? ये कोई टुकड़ा है, लीवर का कोई क्या है? टुकड़ा है, ये वाला लीवर का कोई टुकड़ा है। और मैं क्या करूँगा? सबसे पहले इसको इसके अंदर रखूँगा और इसका जो भार है उस भार को मैं पता करूँगा, ठीक है। अब मान लो कि टुकड़ा 100 ग्राम का हुआ या जितना भी हुआ, इसे मैं कहूँगा वेट वेट, यानी कि गीले टुकड़े का भार इसे कहेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप हमें क्या करना है? अब हमें ड्राई दिस टिश्यू, ऑल द वाटर इवेपरेट्स, रिमेनिंग मटेरियल गिव ड्राई वेट। ये कह रहा है कि अब हमें क्या करना है भैया? इसको सुखाना है। एक कढ़ाई रखूंगा और इसमें लीवर के इस टुकड़े को मैं क्या कर दूंगा बताओ? सुखा दूंगा। सुखाएंगे तो इसका जो पानी है वो यहाँ से उड़ जाएगा, और पानी उड़ जाएगा तो अब मेरे को इसका ड्राई वेट है वो पता चल जाएगा। फिर से मैं इसको तोल दूंगा और मुझे इसका ड्राई वेट है वो पता लग जाएगा, ठीक है। अब मुझे पता चल गया। अब मैंने मान लो इसको गर्म करके या कैसे भी करके इसका पानी सारा उड़ा दिया, अब ये सूख गया। अब इसका भार कितना है? वापिस से मैं तोलता हूँ, तो पानी जाने के बाद मान लीजिए इस टुकड़े का भार है वो 10 ग्राम है, तो इसका वेट वेट कितना था? वो था इसका 100 ग्राम, और इसका ड्राई वेट कितना है? 10 ग्राम है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 90 ग्राम का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो 90 ग्राम जो इसका जो भार है वो किसका था बताओ? पानी का था। तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगा कि इस टुकड़े का 90% है वो क्या है? पानी है। अब बाकी 10% मेरे पास बच गए,
और इन 10% में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के कंपाउंड है, तो मैं क्या करूंगा, इनमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी यहां से हटा दूंगा ताकि मेरे पास क्या बचे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बचे। पर इसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हटाने का क्या तरीका है मेरे पास, तो बच्चों अगला स्टेप है हमारा टिश्यू इज फुल्ली बर्न्ड, यानी अब टिश्यू को हम लोग क्या करते हैं बताओ, पूरी तरह से जला देते हैं, जिससे यहाँ पर टिश्यू का क्या निकलेगा, धुआं है वो निकल जाएगा। यानी इस टिश्यू के अंदर मैं आग लगा दूंगा, जिससे इसके अंदर का जो पूरा का पूरा धुआं है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। धुआं का साथ यानी यहाँ का जो स्मोक निकला, धुआं निकला, इसके साथ साथ सारे के सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कि सारे के सारे यहाँ से हट जाएंगे। तो कह रहा ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू गैसेस, यानी यहाँ से गैस बन के उड़ जाएंगे। कंपाउंड रिमूव्ड, यानी ये कंपाउंड्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के रूप में। ये कह रहा है कि अब इसके सारे के सारे कंपाउंड है वो यहाँ से, ऑर्गेनिक कंपाउंड है या वाटर है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा जब हम इसको जलाएंगे। और उसके बाद बच्चों ये कह रहा है कि रिमेनिंग इज कॉल्ड ऐश, अब जो बचा उस बचे हुए पार्ट को हम कहेंगे ऐश यानी कि राख। अब हमारे पास क्या बची, राख बची है। एंड इसके अंदर क्या होता है, कंटेनिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, फॉस्फेट, यानी ये सब चीज़ें इसके अंदर हमें मिलेगी सेम इन एसिड सोल्यूबल पूल, यानी कि वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक मेरे को जो यहाँ पर मिले हैं, पिछले वाले प्रैक्टिकल में ये सारे के सारे जो थे वो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल थे, इसलिए वो छन के नीचे आ गए थे, यानी वो ऊपर नहीं आएंगे, वो कहाँ पे आ जाएंगे, नीचे। तो मान लो मेरे को सल्फेट, फॉस्फेट वगैरह ये सब यहाँ पर मिले, राख के अंदर मिले, और वही सल्फेट फॉस्फेट मेरे को कहाँ पर मिलेंगे बताओ, एसिड सोल्यूबल पूल के अंदर पहले वाले प्रैक्टिकल में मेरे को मिलेंगे। अगला वाला देखते हैं पॉइंट इसका, एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोराइड या क्लोरीन, कार्बन, ईटीसी। यानी मेरे को अब क्या मिलेगा, जो भी यहाँ पर मिलेगा एलिमेंट्स मिलेगा, इसके अंदर मैं देख लूँगा, इनका क्या कर लूँगा, एनालिसिस है वो कर लूँगा। तो इस तरह से आप ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उनको उड़ा दोगे भाप बना के CO2 के रूप में, तो इनऑर्गेनिक बचेगा जिसकी आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हो और उनकी आप एक लिस्ट है वो बना सकते हो। बच्चों अब हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें बताया गया है कि ऑर्डर ऑफ अबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी, यानी हमारे शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा है, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। इसका ये 2 यहाँ से हटा देना तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, उससे कम कौन है, कार्बन, और सबसे कम कौन है, नाइट्रोजन है। जबकि आप अर्थ क्रस्ट के अंदर एलिमेंट को देखोगे तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन है, ऑक्सीजन है, और कम कौन है, इससे कम कौन है, सिलिकॉन है। यानी आप अर्थ क्रस्ट के अंदर जो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं या फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे कम कौन है, आप इसका अंदाज़ा है वो लगा सकते हैं। इन दोनों टेबल में आप कम से कम ये याद रखना, कम से कम इस टेबल से तो आप ये याद रख ही लेना कि ज़्यादा कौन है और कम कौन है। इनका जो एक तरह से सीरीज है वो आपको याद रखना है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मिलती है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पर बताए हुए हैं, ये सारे के सारे बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। अब बच्चों ये हमारा इस लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक है वो कवर हो गया, जिसमें हमने बात की कि ये अर्थ और अर्थ पे रहने वाले सारे के सारे जानवर, इनको बनाने वाले सारे एलिमेंट्स एक ही होते हैं। फिर हम लोगों ने बात की यदि हम बात करें कि इनका जो रेशियो होता है वो अलग अलग होता है, किसी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है वो ज़्यादा है तो किसी में कम है, ये वेरी करता है। अर्थ क्रस्ट के साथ भी ये बातें हैं, और 2 जानवरों में आप डिफरेंस करोगे उनमें भी ये बातें हैं। लेकिन आप लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस करेंगे तो लिविंग के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन ज़्यादा मिलेंगे, जबकि नॉन लिविंग में वो कम मिलेंगे। इसके बाद आप लिविंग के अंदर कैसे पता कर सकते हैं कौन कितना है, तो इसके लिए हमने बिल्कुल सिंपल 2 तरीके देखे, जिसमें हमने लिविंग के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की स्टडी एक साथ की, और कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उनकी स्टडी हमने एक साथ की। तो ये हमने अभी तक यहाँ पर देखा है।